हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एडवांस मैथमेटिक्स से, विच इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री काफी बच्चों का वीक रहता है क्योंकि मैं बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। मतलब जो अप टू 10th क्लास तक होते हैं या 12th क्लास तक होते हैं, तो ज्योमेट्री में मैंने एक्सपीरियंस किया है काफी बच्चों को काफी परेशानियां आती हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने हूं। मैं आपको हर कंसेप्ट, हर ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, हर कंसेप्ट समझाऊंगा और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है, और हर वीडियो डेडिकेटली आपने देखनी है। देखो, आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसको आप डेडिकेशन के साथ मन चाह के उस चीज की तरफ जाओगे आप, ठीक है। हर चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपकी डेडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आज वीडियो देखी किसी की, कल वीडियो देखी किसी की, परसों नहीं। एक जगह पे टिके रहना है और जहां से आपको चीजें समझ आ रही हैं तो वो क्लियर करनी है, और अपना डाउट वैसे ही नहीं रखना है, अपना डाउट साथ साथ में क्लियर करना है। वो चाहे जैसे भी आप कर सकते हो। आज के टाइम पे तो डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो मैं बताता चलूं आपको कि आज से पहले मैंने अपना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैंने, इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा मैंने 5-6 लेक्चर्स में डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। नियर अबाउट 1 आवर की एक क्लास है, तो आप मेनली उसको अगर एक दिन में भी कंप्लीट करना चाहे तो आराम से उसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे वो बेसिक कंसेप्ट्स कराऊंगा जो सिर्फ लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, इसको एक दो वीडियो और में जो भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल्स पे आएंगे। देखो, जैसे ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल्स नहीं समझोगे तो ट्रायंगल अच्छे से समझ नहीं आएगा। ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स समझोगे नहीं तो क्वाड्रिलेटरल समझ नहीं आएगा। क्वाड्रिलेटरल्स नहीं अच्छे से समझ पाओगे और ट्रायंगल्स नहीं अच्छे से समझ पाओगे तो आपको सर्कल्स भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। फॉर दैट ये वीडियो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इसमें हम समझने वाले लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को डेप्थ में, ठीक है। सारे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमें कोई भी परेशानी जो है वो आने वाले क्वेश्चंस में या किसी भी कंसेप्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पॉइंट पता होनी चाहिए, रे पता होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ लाइन, आगे सारी चीजें मैंने लाई है वीडियो में, सारी चीजें हमें समझ होनी चाहिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। पॉइंट क्या होगा बाय डेफिनेशन अगर जाएंगे, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। पार्ट नहीं होता, जिसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इसी डॉट को हम मैथमेटिक्स में क्या बोल देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। मतलब इसका कोई हिस्सा नहीं होता, ना आगे होता है, ना ऊपर, ना पीछे, ना नीचे, ठीक है। मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक जैसे सर्कल है, इसका रेडियस फॉर एग्जांपल 2 है, इसका रेडियस 1 हो गया, इसका रेडियस 0.5 हो गया, इसका रेडियस 0.3 हो गया, तो यहाँ पे इसका रेडियस 0 हो गया। कुछ रेडियस नहीं होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। लाइन क्या होता है, लाइन एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। आपके हाथ में पेन होगा, कॉपी होगी, आप एक लाइन ड्रा करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। उसके बाद बात करते हैं। कर ली लाइन ड्रा? नहीं की तो करो ना मेरे भाई, एक बार बोला करने के लिए, करो एक बार लाइन ड्रा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कर ली? अब मैक्सिमम बच्चों ने लाइन ऐसी ड्रा की होगी, यही किया ना। लेकिन मैं आपको बताता चलो, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। क्यों? लाइन क्या होता है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ हैविंग नो एंड पॉइंट। मतलब ये ऐसी लंबाई होती है जिसकी चौड़ाई नहीं होती। मतलब थिकनेस हो सकती है, थोड़ी मोटी पतली है, थिकनेस हो सकती है, बट चौड़ाई नहीं हो सकती। ऐसे ब्रेथ नहीं हो सकती इसकी, ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकती। ये जितना मर्जी आगे खींचना चाहे खींच सकते हैं, जितना मर्जी पीछे चाहे खींच सकते हैं। तो मतलब अगर मैंने ये ड्रा किया था तो ये इसमें हो गया कि ये वाला फिक्स हो गया पॉइंट, इससे ना आगे खींच सकते हैं ना पीछे खींच सकते हैं, तो इसलिए ये लाइन नहीं होगा। लाइन वो होता है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना आगे ना पीछे, ठीक है। जितना आगे चाहे खींच सकते हैं, जितना पीछे चाहे खींच सकते हैं, ये हो गया लाइन आपका। उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होंगी, कर्व्ड लाइन होंगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, कर्व्ड लाइन मतलब जो थोड़ी सी गुलाई होगी जिसमें, ऐसे वाली, ये लाइंस को हम कर्व्ड लाइंस बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन जिसमें बेंडिंग नहीं होगी, और कर्व्ड लाइन जिसमें बेंडिंग होगी, वो वाली होगी हमारी कर्व्ड लाइन, ओके। उसके बाद देखेंगे हम लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन ऐसा होता है ना, ठीक है। आज के बाद अगर कोई लाइन ड्रा करने बोले तो ऐसे नहीं ड्रा करना, ऐसे ड्रा करना, ये हो गया लाइन, ओके।
ये हो गया लाइन, और इसका ही एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे। जैसे मैंने ये ड्रा किया ना, इसको मैं आगे खींच सकता हूं ना पीछे, एरो का मतलब आगे भी खींच सकते हैं जितना चाहे, पीछे भी खींच सकते हैं जितना चाहे, लेकिन इसके अगर दो एंड पॉइंट होंगे आपके पास, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, उसके बाद रे आपके पास क्या होता है, रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है, इसी लाइन का ही एक पार्ट होता है, जिसके क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ से एंड होता है, मतलब पीछे नहीं खींच सकते, आगे जितना चाहे खींच सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है रे, रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या समझा, हमने पॉइंट समझा, रे समझा, लाइन सेगमेंट समझा, लाइन समझा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइंस में भी बहुत सारी लाइंस है, मतलब जोड़े लाइंस के। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले पैरेलल लाइंस आती है। पैरेलल लाइंस क्या होती है आपके पास, पैरेलल लाइंस होती है जो लाइंस एक दूसरे को मिलती नहीं है और वो सेम प्लेन में होती है। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। सेम प्लेन का मतलब, जैसे मैं आपको बोलूं, आपके जहां पे बैठे हो वहां पे चार दीवारें होंगी आसपास। ठीक है, एक दीवार जो होगी वो एक प्लेन हो गया, दूसरी दीवार जो होगी वो दूसरा प्लेन हो गया। ठीक है, एक ही दीवार पे बनेगी, एक ही दीवार पे बनेगी या एक ही प्लेन पे बनेगी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, जो एक दूसरे को कभी मिलती नहीं है और सेम प्लेन में ड्रा की जाती है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होंगी जो आपकी दोनों लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी मतलब काटेंगी। एक ये लाइन आई और एक ये लाइन आई, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं एक पॉइंट पे। दो लाइन जब एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, उन लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ठीक है भाई, और ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद स्क्यू लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस हमारी दो ऐसी लाइन होती है जो ना पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती है। पैरेलल लाइन क्या होगी, जो मिल गई, जो ना मिले। इंटरसेक्टिंग क्या होगी, जो मिल गई। लेकिन स्क्यू लाइंस क्या होंगी, ना पैरेलल होंगी ना मिलेंगी। ठीक है, वो कैसे ड्रा करेंगे हम, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। आप जहां पे हो, आप अगर छत से एक लाइन पास कराते हो, ठीक है, उस तरफ, और फर्श से आप एक लाइन इस तरफ पास कराते हो, क्या वो मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। एक लाइन उधर से जा रही है, एक फर्श से इधर जा रही है, कैसे मिलेंगी, अगर वो मिलेंगी नहीं तो पैरेलल नहीं हुई। ठीक है, पैरेलल नहीं हुई और इंटरसेक्टिंग भी नहीं हुई, क्योंकि वो मिलेंगी नहीं। पैरेलल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका डिफरेंट प्लान हो गया, एक छत वाला अलग प्लान है, फ्लोर वाला अलग प्लान है। ठीक है, बात आई समझ में, डिफरेंट प्लान में इसलिए वो पैरेलल नहीं है, डिफरेंट प्लान में इसलिए वो पैरेलल नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि वो मिल नहीं रही है, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, इंटरसेक्टिंग नहीं है क्योंकि वो मिल नहीं रही है। ठीक है, तो जो लाइन ना मिले ना पैरेलल हो, उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान में रख लेना। इसको अगर ड्रा करना हो तो आप बोलो ड्रा करके बताओ सर। तो ये मैंने रूम बना लिया। ठीक है, ये रूम के इधर से एक लाइन गई और फर्श से एक लाइन गई। ठीक है, ये लाइन सीधी आगे जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आ जाती है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलती है। देखो ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये भी एक दूसरे को मिलती हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पे मिले। अगर 90 डिग्री पे मिल जाएंगे, अगर एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है, इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं और हम इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, ये भी दो लाइंस है। ठीक है, ये एक रे मान लो, ये एक रे मान लो। तो आप ये नहीं सोचना कि मतलब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैंने ऐसे ड्रा किया, मैं इनको लाइंस बोल रहा हूँ तो क्या चक्कर है। तो ये लाइंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे, एट सेम टाइम रेज को भी कर लेंगे, एट सेम टाइम लाइन सेगमेंट को भी कर लेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इंडिविजुअल जब बात करूंगा तो तब देख लेना। ठीक है, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को जब मिलेंगी, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना, ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का होता है, इस तरफ भी ऐसे मैंने बना दिया, ये जो निशान होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जब लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या किसी और शेप की भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये दो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ और लाइंस है आपके पास, कुछ और लाइंस है आपके पास, उनमें आ जाती है आपके पास सबसे पहले कंकरेंट लाइंस। कौन सी लाइन, कंकरेंट लाइंस। ये मैंने पेयर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जोड़ा थोड़ी है, दो का जोड़ा थोड़ी है ये। ठीक है, दो से ज्यादा लाइंस अगर होंगी, जोड़ा हो गया दो वाला। ठीक है, ये आगे एक लाइन, ये आगे दूसरी लाइन, ये आगे तीसरी लाइन,
3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। जब 2 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में मिलेंगी उसको बोलेंगे हम क्या, कंकरेंट लाइंस। उनको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन। और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलेंगे हम। इतनी बात आपको समझ आई। कंकरेंट लाइंस क्या होती है, 2 से ज्यादा लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं एक ही पॉइंट पे। 2 से ज्यादा लाइन जब एक दूसरे को काटती है एक ही पॉइंट पे, 2 से ज्यादा लाइन जब एक दूसरे को काटती है एक ही पॉइंट पे, उनको हम बोलते हैं कंकरेंट लाइन। और जहां पे वो काटती है उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद आपके पास आ जाती है कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस, एक बार मैं देख लेता हूं, शायद आगे मैंने स्लाइड में लिखा हो। हाँ लिखा है, कोइंसिडेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होगी, जब 2 से ज्यादा लाइन, व्हेन मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड कंकरेंट लाइन, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस आपकी होती है व्हेन लाइन ओवरलैप अनदर लाइन। मतलब एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, जब एक लाइन थी इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट। एक और भी आ सकते हैं, सॉरी कोइंसिडेंट एक और भी आ सकती है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इतनी बात आपको समझ आ गई। कोइंसिडेंट लाइन समझ आ गई, कंकरेंट लाइन समझ आ गई, स्क्यू लाइन समझ आ गई, पैरेलल लाइन समझ आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको समझ आ गई। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है जी। उसके बाद देखो आपके पास होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, when two lines are intersected by a line, जब दो लाइंस एक दूसरे को, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी एक लाइन से, ये दो लाइन एक लाइन से इंटरसेक्ट होंगी, इस लाइन ने इस वाली लाइन ने इसको भी काटा इसको भी काटा, तो चाहे वो जरूरी नहीं है पैरेलल हो या ना हो, जरूरी नहीं है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तब भी ये जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, तो ये वाली ट्रांसवर्सल कहलाएगी। समझे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब दो लाइनों को एक लाइन काटे उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तीन को भी काट सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, लाइंस के बारे में खत्म हो गया, पेयर ऑफ लाइंस के बारे में खत्म हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में खत्म हो गया, उसके बाद सम अदर लाइंस के बारे में खत्म हो गया। अब आता है हमारे पास एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, जब दो रेज का एंड पॉइंट अगर सेम हो जाए, ए शेप, एंगल क्या होता है, ए शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेज, बाय जॉइनिंग टू रेज, जब दो रेज से मिलकर एक फिगर बनेगी, ठीक है, इस तरह से, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ये वाली शेप जो होगी ये आपकी क्या होगी, एंगल होगी, ओके। उसके बाद ये जो कॉमन पॉइंट होता है, ये वाला जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इनको हम आर्म्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। और ये जो साइड होती है नीचे वाली, इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, जहां से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल साइड होगी ये, इनिशियल साइड। और जो ऊपर वाली साइड होती है इसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, खत्म होने वाली साइड, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड बोलेंगे, ठीक है जी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ एंगल क्या होंगी, डिग्री भी होगी, रेडियन मेजर भी होगी, ठीक है। अब डिग्री और रेडियन मेजर आपको सिलेबस में नहीं है, डिग्री मेजर आपको सिलेबस में है। यूनिट्स क्या होती है एंगल की, मतलब नापना, एंगल को नापना। एंगल को हम नाप सकते हैं ना, जैसे आप कोई चीज बाजार से ले रहे हो, दूध ले रहे हो लीटर में लोगे, ठीक है, बनाना लोगे डजन में लोगे, तो हर एक चीज की यूनिट है अपनी अपनी, ठीक है। तो लाइक वाइज हमारे पास जो एंगल की यूनिट है एंगल को नापने का, वो होती है डिग्री मेजर। कौन सी होती है, डिग्री में भी नाप सकते हैं और रेडियन में भी नाप सकते हैं। डिग्री को हम क्या लिखते हैं, छोटा सा ऐसे, अगर 20 डिग्री लिखना होगा तो 20 ऊपर ऐसे छोटा सा जीरो सा डाल देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री। और उसके बाद रेडियन क्या हो गया, रेडियन मेजर भी होता है, रेडियन मेजर भी होता है। इसमें परेशान नहीं होना क्योंकि ये आपको सिलेबस में नहीं है। रेडियन मेजर क्या होता है, 20 के ऊपर छोटा सा सी आ जाता है, इस तरह से हम लिखते हैं 20 रेडियन, ठीक है। आप डिग्री से रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। वो 11th क्लास के सिलेबस में है, ठीक है। और 11th क्लास का सिलेबस आपको नहीं आएगा क्योंकि आपको जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो अप टू 10th क्लास तक आएगा, ठीक है। एंगल आप समझ गए, जब दो रेज मिलेंगी या जब दो लाइंस मिलेंगी, जब दो लाइन सेगमेंट मिलेंगी तो एक जो फिगर फॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। उसके बाद आपके पास यहीं पे देखो आप
टाइप्स ऑफ एंगल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल आ जाते हैं आपके पास। टाइप्स ऑफ एंगल आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में आपके पास पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है कौन सा? राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्राइट एंगल, स्ट्राइट एंगल। जिनको पता है ये चीजें वो वीडियो को आगे करके देख लें, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आ जाता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आ जाता है आपके पास कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। ये एंगल के टाइप से कंप्लीट एंगल, ये एंगल्स के क्या है? टाइप है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा तो ऐसे वाले एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर आप बोलोगे एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स बहुत सारी है। 89 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स पॉसिबल है। तो जो भी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद राइट एंगल होता है एक एंगल ऐसा जिसका 90 डिग्री हो। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम? जिसकी मेजर सिर्फ 90 डिग्री हो। तो बोलोगे इसमें भी 90 आएगा, इसमें ये कंडीशन है, इसको और इसको छोड़कर हम देख रहे हैं, ये इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूड है। जो ये एक्सक्लूडेड है, इनको छोड़कर जो इनके बीच में एंगल आएंगे वो एक्यूट होंगे, और ये जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, तो पूछ सकते हैं इनमें से बताओ एक्यूट एंगल कौन सा होगा, तो या फिर ऑब्ट्यूज कौन सा होगा। तो बन सकता है, ये बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे उनमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है एक ही एंगल जो 180 डिग्री वाला होता है। 90 डिग्री वाले को राइट एंगल और 180 वाले को स्ट्रेट एंगल, और जो इनके बीच में आएंगे उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया आपका क्या? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स सॉरी स्ट्रेट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री से छोटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कब बनता है? जब एक सर्कल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक सर्कल फॉर्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। ये था एंगल और उसके टाइप्स। अब आगे हम समझेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम समझेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आ जाए। इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, they said to be complementary angles. Complementary एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? जिन दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। वो 45 हो सकते हैं, ठीक है। वो 60 और 30 हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल हैं। तो जिन दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आएगा वो दो एंगल क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। जिनको प्लस करके 180 डिग्री आता है, सम करके जिन एंगल्स का 180 डिग्री आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री बोलेंगे। वो 90 हो सकते हैं, ठीक है। वो 179 और 1 हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल हैं जिनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। जिनको प्लस करके 180 डिग्री आता है उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमने समझा सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आपके वो होते हैं, ये ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ये डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने इसलिए लाई है, अदरवाइज डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा दो एंगल्स को हम तब एडजेसेंट बोलेंगे अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा। मतलब दो पॉइंट जब एक ही पॉइंट से बने होंगे, तब दो पॉइंट एक ही पॉइंट से बने होंगे। देखो ये वाला पॉइंट है, इससे ये वाला एंगल भी बना, इसी से ये वाला एंगल भी बना, तो कॉमन वर्टेक्स होगी। कॉमन वर्टेक्स होगी, क्या बोला उसने?
कॉमन वर्टेक्स होगी, ये चीज नोट करना, कॉमन वर्टेक्स होगी। एक ही पॉइंट से दोनों पॉइंट बने होंगे, दोनों एंगल्स बने होंगे, एंड ए कॉमन साइड बिटवीन देम, उनके बीच में एक साइड क्या होगी, कॉमन होगी, कॉमन होगी, क्या होगी, कॉमन होगी। ये देखो कॉमन मतलब ये जो साइड है ना, ये वाली आप देखोगे, अगर आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ठीक है। ये जो साइड आपको दिख रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, आप जब ये वाला एंगल बना रहे हो ना, ये साइड आ रही है, ठीक है, ये भी आ रही है। जब ये वाला एंगल बना रहे हो तो तब ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। कौन सी ऐसी साइड है जो दो बार आ रही है? इसमें भी आ रही है, उसमें भी आ रही है। आप बोलोगे यही जिसको सर्कल किया हुआ है आपने, तो ये वाली जो साइड है ये कॉमन है। एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए। और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म होनी चाहिए। ये भी है बिटवीन देम, मतलब उनके दरमियान में आ जाए। यहां से अगर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो ये देखो, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ये आपकी कॉमन है, ये दोनों में आ रही है, ठीक है। और जो नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है ना, नॉन कॉमन, ये मतलब दोनों में नहीं आ रही है, ये भी दोनों में नहीं आ रही है, नॉन कॉमन है। उसने बोला नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो कॉमन है, आइदर साइड का मतलब एक एक तरफ, एक दूसरी तरफ। तो मतलब जो कॉमन है, जो नॉन कॉमन होगी वो कॉमन के एक एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है। उसका मतलब कहने का यही है कि जो कॉमन है वो बीच में होगी, जो कॉमन है वो बीच में होगी, हमेशा ये याद रखना। अब आप बोलो कि ऐसा कौन सा एंगल होगा जो एडजेसेंट नहीं होगा, तो वो देखो कौन से एंगल्स होंगे जो एडजेसेंट नहीं होंगे आपके। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना दिया एक एंगल, ठीक है, यहाँ पे था वन एंगल, यहाँ पे टू, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि इनके पास कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म भी है, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप, अगर बोलोगे तो बताओ कि कौन से एंगल्स जो होंगे वो एडजेसेंट नहीं होंगे। मैंने बोला ये वन है, अगर पूरा ये पूरा वाला टू है, ये पूरा एंगल क्या है, टू है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है भाई, एंगल वन की भी कॉमन वर्टेक्स है, एंगल टू की भी है। मैंने बोला कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये एंगल बनाया जब, तो ये चीज भी आ रही है, ये भी आ रही है। जब आप ये एंगल टू बनाओगे, पूरे वाला एंगल बनाओगे, तब ये चीज आ रही है। मतलब ये वाली जो चीज है ये दोनों में आ रही है। लेकिन देखो जो नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, ये एक ही साइड है ना, कॉमन के एक ही साइड है, लेकिन होनी क्या चाहिए, एक एक तरफ होनी चाहिए, एक दूसरी तरफ, या फिर कॉमन जो है वो मिडिल में होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि आपको एडजेसेंट एंगल अच्छे से समझ आ गया कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लीनियर पेयर की तरफ। लीनियर पेयर हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर व्हेन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, देन द एंगल्स फॉर्म्ड आर सेड टू बी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है मेरे भाई, देखो ध्यान से। मैंने बोला एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल्स है। बोलो क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट से बने हैं। बोलो क्योंकि एक ही पॉइंट से ये भी बना है, एक ही पॉइंट से ये भी बना है। बोलो बने या नहीं बने, तो एक ही पॉइंट से बने, दैट मींस दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अगर इनका कॉमन वर्टेक्स है, बोलो कॉमन आर्म है नहीं। देखो जब मैं ये एंगल वन बना रहा हूं ये चीज आ रही है, एंगल टू बना रहा हूं ये चीज आ रही है, तो मतलब कॉमन आर्म भी है और कॉमन आर्म मिडल में भी है, दैट मींस दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स की अगर नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो वो क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। देखो ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो जब ये वाला कंडीशन होगी, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे दोनों, ये दोनों क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। इन एडजेसेंट एंगल्स को क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर बोल देंगे। और लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना होगा, जो दो एंगल्स होंगे इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा सम कितना होगा, सम कितना होगा इनका, 180 डिग्री होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है। जो लीनियर पेयर एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब लीनियर पेयर मैंने आपको बताया क्या होता है। लीनियर पेयर, अब बोलोगे स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन के लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि दे मस्ट बी एडजेसेंट। अगर एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो तब वो उनको क्या कहेंगे, हम लीनियर पेयर कहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर देन अपोजिट एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब ये एक लाइन थी आपके पास, ये एक लाइन थी, ठीक है। यहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया, जब अपोजिट एंगल्स बने, मतलब यहाँ पे एक एंगल बना, 1 नाम दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4 नाम दे दिया, ठीक है। 4 एंगल्स बने ना। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, तो अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो अपोजिट एंगल 1 के सामने कौन है, 3, और 2 के सामने कौन है, 4। तो 1 और 3 जो होंगे, 1 और 3 जो होंगे, 1 एंगल 1
एंड एंगल 3 जो होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। कौन कौन से? एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जो अपोजिट एंगल्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होंगे, अगर वो दो हैं तो उनका 180 डिग्री होगा सम, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, अभी बताया पीछे। अगर दो से ज्यादा भी हो जाए, अगर दो से ज्यादा भी हो जाए, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एंगल बना 1 1, यहाँ पे बना 2, यहाँ पे बना 3, यहाँ पे बना 4, ये 4 एंगल्स बने, 5 बने, 10 बने, कितने भी बने, जब एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये क्योंकि 4 एंगल्स है, पेयर होता है 2 एंगल्स का, ठीक है। इसको यही रीजन आएगा इसका, क्या कि सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। उसके बाद सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल्स बनेंगे उसके सम का क्या कहना है आपके बारे आपके, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड ये एंगल भी बना, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, और हमेशा जितने भी एंगल बनेंगे एक पॉइंट के अराउंड उन सब का सम 360 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री हमेशा, ठीक है। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इतनी बात आप सबको समझ आ गई, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बन रहे तो भी 180, 2 से ज्यादा बन रहे तो भी 180, अगर एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बन रहे उनका सम भी उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ जाता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एक एंगल के 2 इक्वल पार्ट कर दे, उसी को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एंगल था, ये एंगल पूरा था 90 डिग्री। कितना था? 90 डिग्री। मैंने एक यहां से रे खींची, ठीक है, इसने रे खींची, इसको लाइन भी एज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना, नीचे भी अगर 45 हो गया, ऊपर भी 45 हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल्स को इसने बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यही जो लाइन होगी इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। बात आ रही समझ में? एक ऐसी लाइन जो गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, एंगल्स फॉर्म्ड बाई 2 लाइन्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है अब, ठीक है। एंगल्स फॉर्म्ड बाई 2 लाइन्स व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्टेड बाई ए लाइन। जब 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो मैं पैरेलल लाइन की कंडीशन ही समझा रहा हूं, पैरेलल लाइन की कंडीशन ही समझा रहा हूं, ठीक है। पैरेलल लाइंस की मैं बताता हूं, अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा। ये लाइंस पैरेलल है, यहाँ पे एक लाइन ने इसको काटा, बोलो इस लाइन को क्या बोलेंगे? जिसने इसको काटा इसको क्या बोलेंगे? अगर आपको पता है क्या बोलेंगे तो दैट मीन्स यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, अदरवाइज आपका माइंड एब्सेंट है, आपको सोच विचार करने की जरूरत है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बोला 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन जब काटेगी उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो गए, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो गए, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई? अब सबसे पहले आपके पास जो एंगल्स बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। चाहे वो लाइंस पैरेलल हो या ना हो, एंगल्स तो बनेंगे, एंगल्स तो यही बनेंगे, बट ये एंगल्स इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर ये लाइंस पैरेलल है, अगर ये लाइंस पैरेलल है, तो जो भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपके, देखना ध्यान से, एक ये जो आपको दिख रहा है ये वाला बायर वाला एंगल, बायर दिख रहा है ना, और इस तरफ से इसके अंदर जो दिख रहा है एंगल 1 और 5, 1 और 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू एंगल 5। अगर ये क्या है, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इक्वल होंगे, ध्यान में रखना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, उसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 हो गया। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7 के इक्वल हो गया। उसी तरह से इधर देखेंगे तो इधर बायर वाला एंगल 4 है, इधर एंगल 6 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 हो गया।
बोलो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो मैंने एक बोला जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कौन से वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा आ जाएगा आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इनको कैसे पहचाने? इनको पहचानेंगे आप जब जेड शेप की एक जेड शेप फॉर्म होगी, ठीक है। वो उल्टा जेड भी हो सकता है, वो ऐसा जेड भी हो सकता है, वो ऐसा जेड भी हो सकता है, वो ऐसा जेड भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसा भी जेड हो सकता है। तो ऐसे आपको पहचानना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे। ये देखोगे अगर आप, तो ये जेड बन रहा है ऐसे करके, है ना, बन रहा है। तो इसके कॉर्नर पे जो भी एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसके कॉर्नर पे कौन सा एंगल है? 3। इसके कॉर्नर पे कौन सा? 5। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इनको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे बड़े गौर से, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से देखेंगे तो इधर देखेंगे, ये इधर से ये जेड बन रहा है ऐसे वाला, उल्टा जेड बन रहा है ऐसे, ऐसे करके जेड बन रहा है। तो इसके कॉर्नर पे 2 है, इसके कॉर्नर पे 6 है, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6। दीज एंगल्स विल बी नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद कौन से एंगल्स आ जाते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आ जाते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो इस तरफ बायर बना है ना, ऊपर वाली तरफ देखेंगे, उधर जो बायर बना है ये वाला फर्स्ट के अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? बिल्कुल उसके सामने देखेंगे, बिल्कुल उसके सामने देखेंगे ये वाला एंगल, ठीक है। इधर से बायर, उधर से बायर और इधर से बायर जो है ना, ये जो ऐसे करके बनी है ना ये, और उस तरफ ये बनी है। तो इसके यहाँ पे ये वाला एंगल और इसके यहाँ पे ये वाला एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर इधर से देखेंगे तो बोलो कौन कौन सा? 4 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। आप करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स समझ गए। उसके बाद मेरे भाई आपके पास आ जाते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर इनको हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। इनको हम को इंटीरियर एंगल के नाम से भी जानते हैं, को इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। और हम इनको और एक नाम से भी जानते हैं, वो नाम है एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के अंदर वाली साइड पे जो ये दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स भी, इनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी, इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी। तो आपने क्या ध्यान में रखना है? इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये इतना ध्यान में रखना। ट्रांसवर्सल है ना, ये ट्रांसवर्सल के अंदर वाली साइड जो दो एंगल्स बनेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। और ट्रांसवर्सल है, इधर भी इसके अंदर वाली साइड दो एंगल्स बनेंगे, इनको भी क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। और हमेशा इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। हमेशा इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। बाकी लीनियर पेयर मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर वाली साइड दोनों लीनियर पेयर, नीचे वाली साइड दोनों लीनियर पेयर, इस लाइन के उस तरफ लीनियर पेयर, इस तरफ लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलोगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। वो नहीं लिखा रहा हूं अभी, अभी जो नहीं करवाया वो लिखा रहा हूं। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो ट्रांसवर्सल के अंदर वाली साइड पे बन रहे होंगे, ठीक है। 2 और 5 को इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल 2 और 5, और हमेशा अगर लाइंस पैरेलल हुई तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इतनी बात समझ आ गई। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं, इनको हम अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आपने समझ लिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में करानी थी सर, यहाँ पे कहां से लेके आ गए आप? देखो ध्यान से, मैंने कहा आपको कि ये दो चीजें आपको ऐसी हैं जो फिलहाल ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने से पहले लाइंस एंड एंगल्स में आपको मदद करेंगी, ठीक है, मदद करेंगी। तो इसलिए ये दो चीजें पर्टिकुलरली आप पढ़ लो। बाकी ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल के
डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, हर चीज में डेप्थ में आपको कवर करूंगा। फिलहाल के लिए दो छोटे छोटे टॉपिक्स आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, हमेशा उसके अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमेशा उसके अंदर के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन होता है, 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे जब हम, हमेशा उसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। उनको क्या बोलते हैं हम, क्यों आएगा 180 डिग्री, कौन कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहती है। क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो जैसे मैंने 60 लिखा, जैसे मैंने 80 लिखा, तो तीसरा कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तभी जाके इनका सम 180 डिग्री होगा, ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा। तो इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इतना आपको पहले से भी पता था, आई होप सो। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसकी जो ये बाहर का एंगल है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या बोला मैंने, जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का, ये यहां पे भी बन सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये यहां पे भी बन सकता है आपका, है ना, ये यहां पे बन सकता है, ये यहां पे बन सकता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। फिलहाल इनको भूल जाओ, मैं बस आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा बता रहा हूं कि एक एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये एंगल 40 है, ये एंगल 50 है। तो आपको बाहर का एंगल निकालना, हमेशा बाहर का जो एंगल होगा वो 180, सॉरी वो जो है, ये जो देखो ना, इसके जो साथ है इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। वो मैंने पीछे पढ़ा दिया क्यों होगा, ये एडजेसेंट होगा। ये जो बचेंगे ये इंटीरियर अपोजिट कहलाएंगे, बाहर वाले के इंटीरियर अपोजिट कहलाएंगे, जो अंदर जो एडजेसेंट को छोड़कर बचेंगे। एडजेसेंट को छोड़कर ये जो एंगल बचे, इनको हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। किसका, इसका। तो हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। दैट मींस x इक्वल टू कितना होगा, 40 + 50 दैट इज 90 डिग्री। तो मैंने बोला अभी आपको कि जो ट्रायंगल के बाहर का एंगल होगा वो हमेशा अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को सम करके आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहती है। तो लाइन्स एंड एंगल्स से फिलहाल के लिए इतने बेसिक कंसेप्ट आपके लिए इस वीडियो में। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचेगा, जैसे लाइंस पैरेलल टू ए सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, और भी कुछ कंसेप्ट हैं, वो क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इतने बेसिक कंसेप्ट आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। वो जो 1 2 3 4 कंसेप्ट बचे हैं वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बता दूंगा, वो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बाकियों के साथ शेयर करना है ताकि और एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा सकूं, ताकि और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।